बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेसन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ इनहेंसिंग कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस थ्रू रीडिंग। ठीक है, यानी कि हम लोग अपनी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को किस तरह से इन्हेंस कर सकते हैं, ठीक है, रीडिंग के थ्रू। तो टॉपिक नंबर 63 देखिए, इंट्रोडक्शन इनहेंसिंग कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस थ्रू रीडिंग। अब यहाँ पर 3 इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, साथ साथ मैं आपको उनके आंसर्स भी बता दूंगी। पहला क्वेश्चन देखिए कि हाउ मच हैज़ द व्यू ऑफ रीडिंग चेंज ओवर पास्ट डिकेड, यानी कि पिछली जो सदियां गुजर चुकी हैं उनसे जो अब प्रेजेंट का जो रीडिंग का एक व्यू है वो कितना किस हद तक जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, तो पास्ट में बेसिकली क्या होता था कि रीडिंग को जो है ना एक एक पैसिव एक्टिविटी के तौर पे देखा जाता है, यानी कि पैसिव एक्टिविटी जिसमें कोई फिजिकल जो है फिजिकली हम लोग कुछ भी ना करें, जस्ट इसमें क्या था कि बैठकर सुनना बस। ठीक है, फिजिकली कुछ नहीं हो रहा तो उसको हम लोग पैसिव एक्टिविटी कहते हैं। और क्या होता था कि स्टूडेंट्स जो है ना वो जस्ट वर्ड्स को रीड करते थे, उनको ट्रांसलेट कर लेते थे। ठीक है, रीडिंग में स्टूडेंट जो है वो वर्ड को जस्ट ट्रांसलेट करते उनको और उनको फिर रीड करते थे। और उनका जो ज़्यादा फोकस होता था वो प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर पर होता था। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स वर नॉट इनकरेज टू थिंक डीपली, यानी कि वो डीपली वर्ड की मीनिंग के बारे में, उसके इंटेंडेड मीनिंग के बारे में नहीं सोचते थे। ये सारा पास्ट में जो रीडिंग का व्यू था ये वो था। लेकिन अब प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में क्या है कि रीडिंग को एक एक एक्टिव प्रोसेस जो है के तौर पे देखा जाता है। ठीक है, स्टूडेंट्स जो हैं जब वो रीडिंग करते हैं तो वर्ड्स के बारे में सोचते हैं, प्रिडिक्शंस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं और उनको आइडियाज़ को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और इस तरह से भी रीडिंग जो है वो उनको हेल्प आउट करती है उनकी स्पीकिंग और राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट सा इसका आंसर था। ठीक है, आप लोग अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, हाउ मच हैज़ रीडिंग इंस्ट्रक्शन चेंज, कितने हद तक जो है वो रीडिंग इंस्ट्रक्शन जो है वो चेंज हुई हैं। तो अर्लियर रीडिंग इंस्ट्रक्शन जो थी ना, यानी कि जो पास में वो क्या थी, टीचर सेंटर थी, यानी कि ऑल द टाइम टीचर चाहे वो बोलता रहता था और स्टूडेंट चाहे वो जस्ट सुनते रहते थे, कोई क्वेश्चनिंग कुछ भी नहीं होता था, कोई कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस वगैरह कुछ नहीं होते थे। ठीक है, करेक्ट आंसर पर ज़्यादा फोकस होता था और ग्रामर और वोकैबुलरी को मेमोराइज कराया जाता था, बच्चों को कॉन्सेप्ट्स नहीं दिए जाते थे। ठीक है, लेकिन जो मॉडर्न मॉडर्न रीडिंग इंस्ट्रक्शंस है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गई हैं, यानी कि वो स्टूडेंट सेंटर्ड बन गई हैं। स्टूडेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंटली रीड करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, अपनी जो उनकी कन्फ्यूजन है उनको क्या करते हैं, क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होती हैं। ठीक है, ओपिनियंस को अपने शेयर करते हैं और रीडिंग को कनेक्ट करते हैं अपने रियल लाइफ कम्युनिकेशन से, जो है वो उसको क्या कर रहे होते हैं, कनेक्ट कर रहे होते हैं रीडिंग को। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन था कि हाउ टू मेक रीडिंग इंस्ट्रक्शंस कम्युनिकेट, यानी कि रीडिंग इंस्ट्रक्शंस को हम लोग कम्युनिकेटिव किस तरह से बना सकते हैं। तो रीडिंग को कम्युनिकेटिव बनाने के लिए टीचर्स को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स से ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, जिसमें स्टूडेंट्स अपने ओपिनियंस शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि उनको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है और वो उस पर अपनी जितनी उनको पता है उसके बारे में वो सारी डिटेल्स क्या कर देते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, या अपने ओपिनियंस शेयर कर देते हैं। ग्रुप डिस्कशन को जो है वो इनकरेज करना चाहिए टीचर्स को। ठीक है, रीडिंग और कम्युनिकेटिव बनाने के लिए टीचर्स को ग्रुप डिस्कशन को इनकरेज करना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट्स से वो क्वेश्चंस करें कि वो अपने ओपिनियंस को शेयर करें। ठीक है, जो टेक्स्ट वो रीड करें उसको वो रियल लाइफ से अपनी कनेक्ट करें और एक्टिविटी यूज़ करें, इसमें रोल प्ले आ जाता है, समरीज डिबेट्स वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, तो रीडिंग जो है ना वो स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करती है कि वो लैंग्वेज को क्या करें, यूज़ करें, नॉट जस्ट रीड इट, यानी कि जस्ट उसको रीड ना करें बल्कि उसको लैंग्वेज को यूज़ भी करें अपनी रियल लाइफ में। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, ये बस यहाँ पे जस्ट उन्होंने लिख दिए, बाकी उन्होंने आंसर्स आप लोगों ने खुद देने हैं। ठीक है, आप लोग अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। आगे देखिए कि एसेंशियल स्किल्स कुछ आ जाती हैं। पहली है कि रीडिंग इन L2। ठीक है, ये सेकंड लैंग्वेज में जो रीडिंग होती है। ठीक है, रीडिंग इन सेकंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक एसेंशियल स्किल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। एंड प्राइमरी वे फॉर इंडिपेंडेंट L2 लर्निंग, यानी कि ये मेन वे है इंडिपेंडेंटली लर्न करने की, एक मेन वे है या प्राइमरी वे है। ठीक है, और इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करते हैं, ग्रामर को, वोकैबुलरी को, नॉलेज को इम्प्रूव कर रहे होते हैं थ्रू रीडिंग। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये कैरल एंड ग्रैब के अकॉर्डिंगली बताया गया है कि रीडिंग इज़ अ प्राइमरी वे फॉर इंडिपेंडेंट L2 लर्निंग। ठीक है, तो ये इसके लिए एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये नेम पूछ सकते हैं रिसर्चर्स के। आगे देखें कि रिसर्च रीडिंग पर की गई है, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पर बताया गया कि किस हद तक रिसर्च ने जो है वो हमारी थिंकिंग को जो है वो चेंज किया है। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया कि हाउ आर नोशंस हैज चेंज फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव, कि रिसर्च जो है वो ये चीज़ शो करती है कि रीडिंग जो है वो पैसिव नहीं है बल्कि वो एक एक्टिव थिंकिंग प्रोसेस है। ठीक है, रीडर्स जो है वो अपने बैकग्राउंड नॉलेज को क्या करते हैं, इसमें यूज़ करते हैं, और रीडर्स जो है वो प्रिडिक्शंस करते हैं और मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं आपको आगे फर्दर जो है 2-3 लाइन एक्स्ट्रा बताती जा रही हूँ ताकि आप लोगों के पास कुछ मटेरियल हो लिखने के लिए।
अच्छा, अब यहाँ पर अगला देखिए कि यहाँ पे मैंने बताया कि इन्फ्लुएंस फ्रॉम वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि रीडिंग पर बहुत से और डिसिप्लिन ने क्या किया इन्फ्लुएंस, जिसमें हमारे पास साइकोलॉजी आ जाता है, लिंग्विस्टिक आ जाता है, एजुकेशन आ जाता है, कॉग्निटिव साइंस आ जाता है, ठीक है। जितनी भी फील्ड्स हैं ना, ठीक है, ये हेल्प आउट करती हैं अंडरस्टैंड करने में कि किस तरह से ब्रेन जो है वो रीडिंग को प्रोसेस करता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि एग्जामिन रीडिंग फ्रॉम कम्युनिकेटिव पर्सपेक्टिव से रीडिंग को एग्जामिन करना, ठीक है। तो किस तरह से वो होता है कि जब हम लोग रीडिंग को देखते हैं ना, कम्युनिकेटिव पर्सपेक्टिव से रीडिंग को देखते हैं, तो फिर वहां पर क्या होता है कि रीडिंग जो है वो स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करती है कि वो आपस में आइडियाज को कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। यानी कि अब रीडिंग करेंगे उनके पास वोकाबलरी आएगी, उनके पास ग्रामर स्ट्रक्चर आएगा, उन्हें सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता चलेगा, तो फिर वो उस सब को अपनी कम्युनिकेशन में जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है, आइडियाज को कम्युनिकेट करने में। इससे क्या होता है कि ये जो है उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है उनकी स्पीकिंग और राइटिंग स्किल्स में, ठीक है। और क्लासरूम लर्निंग को रियल लाइफ यूज से क्या करती है, कनेक्ट करती है। तो ये बाकी आगे एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हुए नहीं, जस्ट मैं आपको इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके बता रही हूँ कि जस्ट इस लाइन का तो आपको समझ आ रहा है ना कि एग्जाम में रीडिंग फ्रॉम कम्युनिकेटिव पर्सपेक्टिव, बट इसके अंदर भी तो कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो मैं आप लोगों को वो साथ साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोग लिख सकें। अब आगे आ जाता है कि रीडिंग विद इन द इन्वायरमेंटल अप्रोच। अच्छा, अब यहाँ पर ना रीडिंग को डिफरेंट अप्रोचेस से या डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा गया। इन्वायरमेंटलिस्ट अप्रोच है, फिर आगे आ जाएगा कॉग्निटिव आ जाएगा, इनेटनेस आ जाएगा, इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच। ये सारे हमने ENG 504 में ये हम सारे जो है ना लैंग्वेज लर्निंग थेरीज पढ़ के आए हैं, अगर आप लोगों ने वो सब्जेक्ट पढ़ा है तो, ठीक है। तो वही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो बेसिकली उनमें हम लोग रीडिंग को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इन्वायरमेंटलिस्ट अप्रोच होती क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर बताया कि मैंने एक लाइन जस्ट यहाँ पे हाईलाइट की कि 1960s एंड डोमिनेंस ऑफ इन्वायरमेंटलिस्ट आइडियाज, यानी कि 1960 में लैंग्वेज लर्निंग जो है वो इन्फ्लुएंस्ड हुई थी इन्वायरमेंटलिस्ट आइडिया से। इन्वायरमेंटल आइडिया हम लोग कहते हैं बिहेवियरिज्म, ठीक है। तो हमने बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, ENG 505 में भी था, 504 में भी था। तो उसको हम लोग इन्वायरमेंटलिस्ट आइडिया कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया गया, इसमें क्या बताया गया बिहेवियरिज्म में, कि लैंग्वेज लर्निंग जब बेसिकली बेस्ड करती है किस पर, प्रैक्टिस पर बेस्ड करती है, रेपिटेशन पर बेस्ड करती है, एंड हैबिट फॉर्मेशन पर बेस्ड करती है। यानी कि इन प्रैक्टिस के थ्रू, रेपिटेशन के थ्रू और हैबिट, जैसे हम लोग लाइक किसी हैबिट को अडॉप्ट कर लेते हैं, हम लोग लैंग्वेज को भी बिल्कुल लर्न करते हैं। बिहेवियरिज्म जो थ्योरी है वो ये हमें कहता है कि हम लोग लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू रेपिटेशन एंड थ्रू हैबिट फॉर्मेशन। तो ये बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पर इन्होंने नीचे पर्सपेक्टिव बताया गया कि इस पर्सपेक्टिव के थ्रू रीडिंग को, हाउ वाज रीडिंग व्यूड अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरिज्म पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो ये ऊपर वाली लाइंस जो है वो थ्री नीचे दोबारा दोबारा से रिपीट हुई हैं। तो यहाँ पर बताया गया है अकॉर्डिंग टू द कैरल, ठीक है, कैरल के अकॉर्डिंगली बताया गया कि रीडर्स को जो है वो देखा जाता है एज डिकोडर्स ऑफ सिंबल, ठीक है। यानी कि वो सिंबल्स क्या होते हैं, डिकोडर्स, यानी कि वो जो सिंबल्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। और फिर ट्रांसलेटिंग सिंबल्स को वो ट्रांसलेट करते हैं रिटर्न, जो सिंबल्स होते हैं यानी कि रिटर्न वर्ड्स होते हैं उनको क्या करते हैं, साउंड्स में वो ट्रांसलेट करते हैं, और फिर उनके इंटेंडेड मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। बिहेवियरिज्म के पर्सपेक्टिव के थ्रू रीडिंग की ये थ्री मेन पॉइंट्स हैं कि बिहेवियरिज्म के पर्सपेक्टिव से जो है वो यहाँ पे बता रहे हैं कि रीडर्स को एक देखा जाता है डिकोडर्स ऑफ द सिंबल, यानी कि वो सिंबल्स को क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं जो लिखे हुए रिटन सिंबल्स होते हैं, ठीक है। और फिर उन रिटन सिंबल्स को वो लोग ट्रांसलेट करते हैं साउंड्स में, और फिर क्या करते हैं उनके इंटेंडेड मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब आगे यहाँ पर देखें कि इन्होंने एक बताया हुआ है कि लुक एंड से मेथड, ठीक है। लुक एंड से मेथड नेम से जैसे जाहिर है, उसमें क्या होता है कि टीचर जो है वो वर्ड शो करवाते हैं, स्टूडेंट्स उसको रिपीट करते हैं और फिर उसको क्या कर लेते हैं, उसको मेमोराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो लुक एंड से मेथड का बेसिकली यही मतलब है। बस यहाँ पे ये फोर मेन पॉइंट्स हैं, इन्हीं को आप लोगों ने देखना है और इन्हीं को आप लोगों ने माइंड में रखना है, ठीक है। बाकी इसमें बाकी पॉइंट्स को आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। अगला, अच्छा, यहाँ पर मैं अगर आपको डिफरेंस बता दूं थोड़ा सा, ठीक है। ओल्ड व्यू और मॉडर्न व्यू। अच्छा, ओल्ड व्यू हमारे पास जो इन्वायरमेंटलिस्ट अप्रोच थी वो हमारे पास एक ओल्ड व्यू था, ठीक है। और मॉडर्न व्यू हमारे पास कम्युनिकेटिव जो अप्रोच है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक मॉडर्न व्यू है, ठीक है। तो इनका मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ कि ओल्ड व्यू जो है वो रीडिंग को देखता है एज डिकोडिंग वर्ड्स, यानी कि उसमें क्या था कि जस्ट वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना, रीड करना, बस उनको प्रोनाउंस कर देना, दैट्स इट, ठीक है। तो लेकिन जो मॉडर्न व्यू है वो रीडिंग को देखता है एज रीडिंग इज द मेन एम ऑफ द रीडिंग इज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, यानी कि मीनिंग को अंडरस्टैंड करना, जस्ट वर्ड्स को रीड ना करना, ठीक है। ओल्ड व्यू जो है वो रीडिंग को देखता है एज एन पैसिव एक्टिविटी, और मॉडर्न व्यू देखता है एज एक्टिव एक्टिव थिंकिंग प्रोसेस।
ठीक है। तो ओल्ड व्यू में जो मेन फोकस होता था वो प्रोनाउंसिएशन पे होता था, लेकिन मॉडर्न व्यू में जो मेन फोकस है वो कम्युनिकेशन पर है। और ओल्ड व्यू जो है वो टीचर सेंटर्ड होता था, एंड मॉडर्न व्यू क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड है। तो ये मेन डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है, पेपर में आ सकता है। आगे अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो है रीडिंग विद इन एन इनेटेस्ट अप्रोच। ठीक है, जो हमने इनेटनेस थ्योरी पढ़ी थी जो कि चॉम्स्की ने दी है। ठीक है, कॉग्निटिव व्यू, अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिव व्यू। ठीक है, रीडिंग लाइक किस तरह से देखा जाता है तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए इनेटनेस अप्रोच को हम लोग कॉग्निटिव व्यू भी कहते हैं, तो आप लोगों ने ये दोनों नाम याद रखने हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इनेटेस्ट अप्रोच जो है वो कहता है कि ह्यूमंस जो है ना वो एक नेचुरल एबिलिटी से पैदा होते हैं लैंग्वेज लर्निंग की। ठीक है, यानी कि उनके अंदर एक नेचुरल एबिलिटी होती है टू लर्न द लैंग्वेज। ठीक है, और वो उनके अंदर बाय बर्थ होती है, वो हर किसी के अंदर होती है। और इस आइडिया को सपोर्ट किया था, ठीक है, नॉम चॉम्स्की ने। ठीक है, किसने सपोर्ट किया था इस आइडिया को? नॉम चॉम्स्की ने सपोर्ट किया था। और उसने चैलेंज किया था इस चीज़ की रीडिंग जो है वो पैसिव एक्टिविटी, जस्ट पैसिव एक्टिविटी नहीं बल्कि वो एक एक्टिव एक्टिव थिंकिंग प्रोसेस है। और उसने बिहेवियरिस्ट मॉडल को क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था, जो कि हमें कहता है कि हम लोग लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं थ्रू प्रैक्टिस, रेपिटिशन एंड थ्रू हैबिट फॉर्मेशन। ठीक है, तो उस चीज़ को उसने क्रिटिसाइज किया था क्योंकि वो उस चीज़ पे बिलीव नहीं रहता था कि हम लोग जस्ट लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं थ्रू प्रैक्टिस, रेपिटिशन और हैबिट फॉर्मेशन। अच्छा, ये यहाँ पर देखिए बस ये जस्ट पॉइंट्स बताए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग ये कुछ पॉइंट्स जो है ना इसमें लिख सकते हैं कि चॉम्स्की ने जो है वो क्या कहा था, उसने क्रिटिसाइज किया था बिहेवियरिस्ट व्यू को। ठीक है, और उसने कहा था कि ह्यूमंस के अंदर एक इनबॉर्न एबिलिटी होती है बाय बर्थ, ठीक है, लैंग्वेज को लर्न करने की। सो रीडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट हैबिट्स और रेपिटेशन, बल्कि उसने क्या कहा था कि रीडिंग हमारे पास एक एक्टिव मेंटल प्रोसेस है, और इस दिस चेंज द आइडिया दैट रीडिंग इज पैसिव। ठीक है, और चॉम्स्की की इस आइडिया ने चेंज कर दिया था उस आइडिया को कि रीडिंग एज अ पैसिव एक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि रीडिंग जस्ट एक पैसिव एक्टिविटी नहीं बल्कि रीडिंग एक एक्टिव मेंटल प्रोसेस है, जिसमें हम लोग एक्टिवली जो है वो इंगेज होकर एक्टिवली जो है चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। ठीक है, तो चॉम्स्की ने ये कहा था। आई होप कि आपको ये दोनों व्यूज समझ आ गए होंगे, इन्वायरमेंटलिस्ट अप्रोच भी और इनेटिस्ट अप्रोच भी, जिसको हम लोग कॉग्निटिव व्यू कहते हैं। अगला हमारे पास आ जाता है साइकोलिंग्विस्टिक व्यू। ठीक है, अब बाद में फिर साइकोलिंग्विस्टिक ने इन्फ्लुएंस किया था रीडिंग थ्योरी को। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक्स, इसने जो है वो किसको, रीडिंग थ्योरी को जो है वो उसने इन्फ्लुएंस किया था। और वन इंपॉर्टेंट स्कॉलर, ठीक है, गुड मैन, ठीक है, एक गुड मैन था, एक स्कॉलर, जिसने साइकोलिंग्विस्टिक को कहा था कि साइकोलिंग्विस्टिक गेसिंग गेम। ठीक है, उसने साइकोलिंग्विस्टिक्स को क्या कहा था, साइकोलिंग्विस्टिक गेसिंग गेम उसने कहा था। इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब आपको बताती हूँ कि दे डू नॉट रीड एवरी वर्ड केयरफुली, यानी कि जब स्टूडेंट्स जो है ना, व्हेन स्टूडेंट्स रीड, जब स्टूडेंट्स जो है वो रीड करते हैं तो वो हर एक वर्ड को केयरफुली रीड नहीं कर रहे होते। ठीक है, वो मीनिंग को गैस कर रहे होते हैं कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट वो क्या करते हैं, मीनिंग को गैस करते हैं और कुछ क्लूज को यूज कर रहे होते हैं टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। उसको हम लोग बेसिकली क्यू क्यू सिस्टम कहते हैं, इसको हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो साइकोलिंग्विस्टिक गेसिंग गेम का मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स रीड करते हैं तो वो हर एक वर्ड को जो है ना वो केयरफुली नहीं पढ़ रहे होते, बल्कि वो मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। और जो कुछ क्यूज दिए गए होते हैं और उन क्यूज के थ्रू उनकी हेल्प से जो है वो मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उसको हम लोग क्यू सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे क्यू सिस्टम बताया गया, और आगे क्यू सिस्टम के रीडर्स जो है ना वो बेसिकली थ्री तरह के क्यू सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास ये थ्री हैं, इसकी ये टाइप्स आ जाती हैं, आपने याद रखना है। क्यू, सॉरी, ये है ग्राफोनिक क्यूज, सिमेंटिक क्यूज एंड सिंटैक्टिक क्यूज। अच्छा, ग्राफोनिक क्यूज में क्या होता है कि विजुअल लेटर्स और साउंड होते हैं, यानी कि हम लोग लेटर्स को देख सकते हैं, साउंड्स को देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रिकॉग्नाइजिंग वर्ड शेप्स और प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, यानी कि इसकी एग्जाम्पल है कि वर्ड की वर्ड शेप को और उसकी प्रोनाउंसिएशन को रिकॉग्नाइज करना, तो वो ग्राफोनिक क्यूज में आ जाता है। ठीक है, यानी कि विजुअल इसमें सारा कुछ होता है जिसको हम लोग देख के रिकॉग्नाइज करते हैं। सिमेंटिक यूज में क्या होता है कि मीनिंग ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी कि मैसेज ऑफ द सेंटेंस को हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ये इसको हम लोग सिमेंटिक यूज कहते हैं। और सिंटैक्टिक यूज में क्या होता है, ग्रामर स्ट्रक्चर होता है और सेंटेंस पैटर्न होता है। ठीक है, उसको हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास थ्री क्यू सिस्टम है, बहुत इजी से हैं, जो मैंने आपको दो दो पॉइंट्स बताए हैं वो आप लोग उसी तरह माइंड में रखें और आप लोग अपनी वर्डिंग में उसको इजी वर्डिंग में लिख दें। ठीक है, आगे अब देखिए मैंने बताया कि इंपॉर्टेंस बताई गई है बैकग्राउंड नॉलेज की। ठीक है, इस अप्रोच में, साइको लिंग्विस्टिक अप्रोच में बैकग्राउंड नॉलेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि रीडर जो है वो अपनी न्यू टेक्स्ट को कनेक्ट करता है उस टेक्स्ट के साथ जो कि उसे पहले से पता होता है। ठीक है, यानी कि अपने बैकग्राउंड नॉलेज है उसको क्या करता है, कंपेयर करता है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा होता है। इस तरह से रीडिंग जो है ना वो एक एक्टिव थिंकिंग प्रोसेस बन जाती है। ठीक है, तो बैकग्राउंड नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन साइको लिंग्विस्टिक्स व्यू। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बताया गया है रीडिंग बाय डूइंग।
ठीक है। तो स्टेफन क्रैशन ने जो है वो कहा था कि स्टूडेंट्स जो है ना वो रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय रीडिंग मोर, यानी कि जितना ज़्यादा वो रीड करेंगे उतनी तो उनकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी। और प्रैक्टिस और एक्सपोजर जो है ना वो लैंग्वेज ग्रोथ को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। ये सब क्रैशन ने कहा था, और इसी को हम लोग लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं, ठीक है, सॉरी रीडिंग बाय डूइंग कहते हैं। ठीक है। तो रीडिंग बाय डूइंग का बेसिकली क्या मतलब है कि जब स्टूडेंट्स जो है वो स्टेफन क्रैशन ने कहा था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, जब वो ज़्यादा रीड करेंगे तो ज़्यादा उनकी रीडिंग स्किल्स बेहतर होंगे। इसी तरह प्रैक्टिस और एक्सपोजर जो है वो उनको हेल्प आउट करता है उनकी लैंग्वेज ग्रोथ में। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रीडिंग बाय डूइंग। तो ये हमारे पास थे, इस टॉपिक में कॉग्निटिव व्यू था, साइकोलिंग्विस्टिक व्यू था, और हमने ऊपर क्या पढ़ा, इन्वायरमेंटलिस्ट अप्रोच। ठीक है, ये थ्री हमने पढ़ लिया। अब आगे हमारे पास आ जाता है रीडिंग विद इन एन इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच। ठीक है, इंटरेक्शनिस्ट हमें पता चल रहा है कि इंटरेक्शन के थ्रू सीखना। ठीक है। तो अब यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर हमें बताया गया है कॉम्प्रिहेंशन का। ठीक है, कि 1970s में रिसर्चर्स ने जो है ना ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया था, किस पर, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पर जो है उन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को। ठीक है। एंड दे आस्क्ड कि व्हाट हैपन इन द माइंड ड्यूरिंग रीडिंग, कि जब हम लोग रीडिंग कर रहे थे तो हमारे माइंड में क्या हो रहा होता है। ठीक है। और ये जो आइडिया था ना ये बेसिकली इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच से ही आया था, जो कि कहता है कि रीडिंग इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द टेक्स्ट एंड द रीडर। ठीक है। यानी कि रीडिंग हमारे पास इंटरेक्शन अप्रोच हमें हमें क्या कहता है कि बेसिकली रीडिंग जो है वो इंटरेक्शन होता है बिटवीन टेक्स्ट एंड द रीडर। ठीक है, इन दोनों के दरमियान क्या हो रहा होता है, इंटरेक्शन हो रहा होता है। एंड इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द टेक्स्ट एंड नॉट ओनली अबाउट द रीडर, बल्कि क्या होता है कि ये दोनों मिलकर जो है वो वर्क कर रहे होते हैं, टेक्स्ट और रीडर मिलकर क्या कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि रीडिंग इन इंटरेक्शनल अप्रोच। ठीक है। तो ये अब आगे देखिए, यहाँ पे उन्होंने स्कीमा थ्योरी का बताया हुआ है। जो स्कीमा थ्योरी हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा स्कीमा का मतलब होता है कि वो नॉलेज एक्सपीरियंस जो कि हमारे ब्रेन में ऑलरेडी स्टोर्ड होता है उसको हम लोग स्कीमा कहते हैं। ठीक है। स्कीमा हम किसे कहते हैं, वो नॉलेज या वो एक्सपीरियंस जो कि हमारे माइंड में ऑलरेडी स्टोर्ड होता है उसको हम लोग स्कीमा कहते हैं। अब यहाँ पर बताया गया, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, 1970 टू 1980 के दरमियान स्कीमा थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, पॉपुलर हो गई थी। ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू स्कीमा थेरी के अकॉर्डिंगली बताया गया कि टेक्स्ट जो है वो डज नॉट हैव फुल मीनिंग बाय इटसेल्फ, यानी कि एनी टेक्स्ट डज नॉट कैरी इट्स मीनिंग इन इटसेल्फ, यानी कि किसी भी टेक्स्ट का जो मीनिंग होता है ना वो उसके अंदर ही मौजूद नहीं होता, बल्कि रीडर क्या करता है कि उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करता है अपने बैकग्राउंड नॉलेज की हेल्प से। ठीक है। यानी कि वो उस की मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए अपने बैकग्राउंड नॉलेज को यूज करता है, उसके बेस पर वो जो उसका टेक्स्ट होता है उसको क्या करता है, उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। तो स्कीमा थ्योरी बेसिकली हमें यही बताती है। ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग डिपेंड्स करती है कि रीडर को क्या पहले से ऑलरेडी पता है। ठीक है, यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग है, उस टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग है, वो इस चीज़ पर बेस करती है कि व्हाट द रीडर ऑलरेडी नोज, यानी कि जितना ज़्यादा उसे उसके पास नॉलेज होगा उतनी उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर होगी। ठीक है। तो स्कीमा थ्योरी बेसिकली हमें यही कहता है, ये थ्री पॉइंट्स हैं स्कीमा थ्योरी की, आप लोगों ने देख लेनी है। ठीक है, ईजी से है, कोई भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब यहाँ आगे बताया गया है रीडिंग एज इंटरेक्टिव प्रोसेस। ठीक है। ये यहाँ पे बताया गया है अकॉर्डिंग टू ग्रैब के अकॉर्डिंगली बताया गया है कि रीडिंग जो है वो एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है, एंड इसमें एक डायनेमिक इंटरेक्शन होता है बिटवीन द राइटर एंड रीडर। ठीक है, किसमें, राइटर और रीडर में एक डायनेमिक इंटरेक्शन होता है। राइटर जब आइडियाज दे रहा होता है, ठीक है, क्या कर रहा होता है, राइटर आइडियाज दे रहा होता है, रीडर्स क्या करते हैं, आइडियाज को इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा होता है, आइडियाज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेक्स्ट रीडर इंटरेक्शन। ठीक है। टेक्स्ट रीडर इंटरेक्शन हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास इंटरेक्शन होता है बिटवीन द राइटर एंड द रीडर, जिसमें राइटर जब हमें आइडियाज दे रहा होता है, रीडर्स उन आइडियाज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड द टेक्स्ट रीडर इंटरेक्शन। ठीक है, बहुत इजी से दो तीन पॉइंट्स हैं, मैंने आपको बता दिए, अपनी वर्डिंग में भी आप लोग लिख सकते हैं। थर्ड बताया गया है कल्चर, रोल ऑफ कल्चर। ठीक है, यानी कि रीडिंग में जो कल्चर का रोल है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंट कल्चर्स जो है उनका डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक है, वो हर कल्चर जो है वो डिफरेंटली क्या कर रहा होता है, अंडरस्टैंड करते हैं टेक्स्ट को। ठीक है, बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो चेंज होता है फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, एंड द सेम टेक्स्ट में हैव डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट रीडर्स। ठीक है, यानी कि एक सेम टेक्स्ट है, ठीक है, तो वो हर रीडर के लिए उसका डिफरेंट मीनिंग होगा। ठीक है, हर रीडर अपने बैकग्राउंड नॉलेज के अकॉर्डिंगली उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। तो कल्चर का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रीडिंग में, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है रीडिंग पर। ओके, अब आगे हमारे पास हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है, डेट इज 67 टॉपिक, टीचिंग रीडिंग विद इन कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस फ्रेमवर्क। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने नोशन बताया है, यानी कि नोशन हम लोग किसको कहते हैं, आइडिया को कहते हैं, सॉरी, आइडिया ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। अच्छा, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का जो आइडिया है वो इंट्रोड्यूस करवाया था डेल हेम्स ने 1971 में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये डेट्स, ये नेम्स हो गए, ठीक है, ये आपने याद रखने हैं क्योंकि ये एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे होते हैं। लैंग्वेज यूज इन सोशल प्रैक्टिसेस, ठीक है, यानी कि डेल हेम्स क्या कहते हैं कि नोइंग अ लैंग्वेज इज नॉट ओनली नोइंग ग्रामर, यानी कि लैंग्वेज को जानना या लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना जस्ट ग्रामर को अंडरस्टैंड करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब क्या है कि हाउ टू यूज लैंग्वेज सोशली, यानी कि हम लोग अपनी सोशल प्रैक्टिस में किस तरह से लैंग्वेज को यूज कर रही है और सोशल प्रैक्टिस में करेक्टली लैंग्वेज को यूज करना है, इसको ऑल द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ठीक है। तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का क्या मीनिंग है कि यानी कि लैंग्वेज को लर्न करना इज नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग द ग्रामर बट इट इज ऑल्सो नोइंग हाउ टू यूज लैंग्वेज करेक्टली इन सोसाइटी, यानी कि हम लोग सोसाइटी में लैंग्वेज किस तरह से करेक्टली यूज करें, उसको हम लोग कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये अगला जो पॉइंट है, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस इन सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड नॉर्म्स ऑफ एप्रोप्रिएसी, ठीक है। अच्छा, ये ना कैनेल एंड स्वेन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि ग्रामर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, बट वी मस्ट यूज ग्रामर अकॉर्डिंग टू द सोशल रूल एंड अप्रोप्रिएसी, ठीक है। कहने के ग्रामर कॉम्पिटेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको हमने अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट और अप्रोप्रिएसी के अकॉर्डिंगली यूज करना है, यानी कि व्हाट इज सूटेबल इन सिचुएशन, यानी कि अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, कि हमारी जो सिचुएशन है उसमें क्या चीज़ सूटेबल है, उसके अकॉर्डिंगली हमने ग्रामर को क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। आगे यहाँ पर उन्होंने रोल बताया हुआ रीडिंग स्किल्स एंड डेवलपिंग कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, की रीडिंग का क्या रोल है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को डेवलप करने में। तो यहाँ पर देखें कि बताया हुआ है कि अच्छा, रीडिंग जो है वो हेल्प आउट करती है स्टूडेंट्स को किस तरह से, जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में हेल्प आउट करती है वो इस तरह से हेल्प आउट करती है कि जो रीडिंग है वो स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करती है कि वो वोकैबलरी लर्न करते हैं, ग्रामर को लर्न करते हैं, ठीक है। वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हैं किस तरह से लैंग्वेज को रियल लाइफ सिचुएशन में यूज़ करना है, ठीक है। स्पीकिंग और राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, डिफरेंट कल्चर्स को अंडरस्टैंड करते हैं। तो इस तरह से फिर रीडिंग जो है वो बेसिकली हेल्प आउट करती है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को डेवलप करवाने में, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको वर्बली बता दी, यहाँ पे लिखी भी नहीं है, लेकिन आप लोगों ने माइंड में रखने हैं और ताकि आप लोग पे पेपर्स में लिख सकें। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये देखें। अच्छा, ये कोर्स है ना, इसके कुछ लेसन स्टार्टिंग वाले लाइक मिड्स वाले हैं ना, इसी तरह पॉइंट्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो लेकिन फिर पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी करना होता है क्योंकि जस्ट एक पॉइंट को रीड करने के बाद जो है वो बच्चे ना समझ नहीं सकते उसकी एक्सप्लेनेशन को, ठीक है। तो वो यहाँ पर लिखी हुई नहीं, लेकिन मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, आपने सुने और कहीं उसको नोट कर लें ताकि फिर आप लोगों को रिवीजन का टाइम मुश्किल ना हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने ना कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की ना टाइप्स बताई गई हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस आ जाता है, डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस, स्ट्रैटेजिक, प्रैग्मेटिक एंड इंटरकल्चरल कॉम्पिटेंस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले देखें कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस क्या होती है। अब लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड वोकैबलरी, ठीक है, उसको हम लोग लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस कहते हैं। डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस क्या होता है, डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि अंडरस्टैंड करना किस सेंटेंस आपस में कनेक्ट है, ठीक है। मार्कर्स को उनके यूज को जो है वो देखना है कि उनको किस तरह से हम लोग यूज करते हैं, मार्कर्स जिसमें हमारे पास हाँ ये वर्ड आ जाते हैं, हाउ एवर, देयर फॉर, फर्स्ट, फाइनली, इनको हम लोग मार्कर्स कहते हैं, ठीक है। ये डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस में आ जाते हैं, इनको किस तरह से इनको यूज करना है, इनका यूज हम लोग लैंग्वेज में किस तरह से कर सकते हैं, कोहिजन यानी कि आइडियाज किस तरह से लिंक करने हैं, फॉर्मल स्कीमेटा यानी कि टेक्स्ट को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, ये सब हमारे पास डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंस में, क्या होता है कि स्ट्रैटेजीज को यूज करना, लाइक के मीनिंग को गैस करना फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, तो उसको हम लोग वो स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंस में आ जाता है। प्रैग्मेटिक कॉम्पिटेंस में क्या होता है कि अंडरस्टैंड मीनिंग इन डिफरेंट सिचुएशंस, यानी कि डिफरेंट सिचुएशंस में मीनिंग को अंडरस्टैंड करना, जो टेक्स्ट है उसके इंटेंडेड मीनिंग को, यानी कि जो चीज़ डायरेक्टली नहीं बताएगी बल्कि कुछ क्लूज दिए दिए गए उनके बेस पर उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करना, इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक कॉम्पिटेंस। और इंटरकल्चरल कॉम्पिटेंस में क्या होता है कि डिफरेंट कल्चर्स और पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। आगे हमारे पास रीडर्स एक्टिव रोल आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया कम्युनिकेटिव रीडिंग में कि रीडर जो है वो इज एक्टिव, यानी कि जब रीडिंग कर रहे होते हैं तो रीडर को जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है। यानी कि वो जिस टेक्स्ट को रीड कर रहा है उसकी ग्रामर को, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को, वोकैबलरी को बहुत ज़्यादा डेलिब्रेटली उसको देखना चाहिए, यानी कि कॉन्शियसली उस पर फोकस करना चाहिए ताकि वो हर उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके। तो फिर बेसिकली यही मतलब है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में रीडर का जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल होता है, यानी कि वो एक्टिवली उसमें इंगेज होता है, ठीक है। तो ये आज आप लोगों का आज का लेसन था, आई होप कि आपको समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेश्चन, यू कैन फिल आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम लोग अपना नेक्स्ट लेसन कल स्टार्ट करेंगे, दैट इज लेसन नंबर 13। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।